Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about learning disability. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज को, जिसे कि अधिगम अक्षमताएं के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम मेनली उन अधिगम अक्षमताओं को देखेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप सीटेट, केवीएस या DSSB एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसलेक्सिया, इस टर्म से आप सभी अवेयर होंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और इससे रिलेटेड मतलब ये जो रीडिंग डिसेबिलिटी है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मूवीज़ बन चुके हैं। जैसे कि अगर हम तारे ज़मीन की ही बात करें तो वहाँ भी जो बच्चा है उसको क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। और वो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है दैट इज डिसलेक्सिया। यहाँ बच्चे को मेनली पढ़ने से संबंधी समस्या होती है। रीडिंग डिसेबिलिटी के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ बच्चा 100 को वॉज पढ़ सकता है, वॉज को 100 पढ़ सकता है, बी और डी में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। अगर आप किसी को बी और डी की बेसिस पे अगर आप सोचोगे कि उसको डिसलेक्सिया है तो ये भी गलत है। और भी कई सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये जनरली क्या होता है ना कि बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं। साथ ही बच्चे को 21, 12 में का पता नहीं लग पाता है कि कौन सा 21 है, कौन सा 12 है। और भी कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने अगर यहाँ लिख दिया कि सपोज अगर 31 लिखा, 13 लिखा तो उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैं खुद ही स्कूल में देखती हूँ कि बच्चे जो है इन वर्ड्स में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, जैसे बी और डी में। तो आप सिर्फ बी और डी के बेसिस पे आकलन नहीं कर सकते हो कि बच्चे को डिसलेक्सिया है। ठीक है। सेकेंड वन इज डिस्ग्राफिया। इट इज अगेन काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। और डिस्ग्राफिया ग्राफ वर्ड से ही क्या आता है, राइटिंग, है ना। तो ये क्या है, राइटिंग संबंधी डिसेबिलिटी है। यहाँ लिखने से संबंधी अक्षमता है। यहाँ बच्चा जो है वो लिख नहीं पाता, उसे लिखने में प्रॉब्लम आती है। थर्ड वन इज डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में आप जैसे आपको कैलकुलेशन वर्ड से ही पता लग रहा है, यहाँ क्या होगा, बच्चों को कैलकुलेशन करने में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है और इस डिसेबिलिटी का नाम है डिसकैलकुलिया। इट्स अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड टू कैलकुलेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है वो मोटर स्किल से संबंधित अक्षमता है। यहाँ बच्चे को जो उसके जो मसल्स होते हैं वहाँ बच्चे का मसल्स कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। यहाँ बच्चे को मेनली मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। अब मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या, तो जैसे कि बच्चे को मान लो कि पेन को पकड़ने में दिक्कत होगी, उसकी प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं बन पाएगी, उसे जंप करने में प्रॉब्लम हो सकता है, उसे शूज़ के लेस बांधने में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब यहाँ बच्चा जो है अपने फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल्स को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाता है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो आता है दैट इज डिस्मॉर्फिया। यहाँ क्या होता है ना कि बॉडी शेप जो है वो डिफरेंट दिखने लगती है, मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है। तो ये डिस्मॉर्फिया में क्या होता है, बॉडी शेप जो होती है वो डिफरेंट दिखती है। एंड द नेक्स्ट वन इज अफेजिया। अफेजिया जो है ये बेसिकली लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ बच्चे को लैंग्वेज को सीखने में प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें डिसलेक्सिया है, फर्स्ट रीडिंग डिसेबिलिटी जिसके बारे में आप सभी अवेयर होंगे। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा जाता है, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया से। ग्राफिया में क्या है, रिटन संबंधी, डिसलेक्सिया में क्या है, रीडिंग डिसेबिलिटी है। अब इसके बाद वाले जो है ना उनको थोड़ा याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। डिसकैलकुलिया लास्ट में कैलकुलेशन है, मतलब यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। डिस्प्रैक्सिया, अब ये जो प्रैक्सिया है ये मोटर स्किल से संबंधित होती है, मतलब यहाँ बच्चों को मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी। अब ये मोटर स्किल्स है क्या, तो मसल्स जो है उसके वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। यहाँ ग्रिपिंग में उसे प्रॉब्लम होगी, चाहे हम पेन की ग्रिपिंग की बात करें या फिर उसे शूज का लेस बांधना है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा डिस्मॉर्फिया।
डिस्मॉर्फिया में क्या होगा, बॉडी शेप जो होगा वो डिफरेंट दिखने लगेगा। और अफेजिया आपको याद रखना है, अफेजिया में क्या है, लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी है, यहाँ कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होगी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है, तो उसका नाम क्या है, अफेजिया। इसके बाद हम देखेंगे कुछ दो इम्पॉर्टेंट और, ऑटिज्म एंड एडीएचडी। अगर मैं एडीएचडी की बात करूं तो चाहे आप रीड का पेपर उठाकर देख लो, या आप सीटेट का पेपर देख लो, या फिर आप DSSB का पेपर देख लो, केवीएस का पेपर देख लो, हर जगह एडीएचडी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेनली आपको इससे क्या पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म। तो एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब यहाँ बच्चे को क्या होती है, अटेंशन की कमी होती है। डेफिसिट मीन्स कमी, मतलब बच्चे को अटेंशन की कमी होती है, बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। एक्चुअली आई हैव फेस सो मेनी चाइल्ड्स हु इज हैविंग एडीएचडी प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि मतलब मेनली बच्चे को क्या प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे को यहाँ टिक के बैठने में प्रॉब्लम आती है, बच्चे को यहाँ पे मतलब बच्चा बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो जाता है। मेरे खुद की क्लास में एक गर्ल चाइल्ड है जिसे ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब अगर हिंदी में बोलो तो वो लिखा होता है स्वलीनता। मीन्स यहाँ पे होता क्या है कि वैसे तो आप देखो तो यहाँ बहुत सारी डिसेबिलिटी को ये कवर करता है, जिसकी वजह से हम इसको अम्ब्रेला टर्म के नाम से जानते हैं। एक ही छतरी के नीचे काफ़ी सारी डिसेबिलिटी आ जाती है। लेकिन अगर हम इसके मेन फीचर्स पे आए तो यहाँ बच्चा जो है ना वो सोशली इंटरैक्ट नहीं करता है, ज़्यादा क्या, वो बिल्कुल इंटरैक्शन पसंद ही नहीं करता है। आप उसको कह सकते हो कि उसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर टाइप की भी प्रॉब्लम होती है, वो सोशली इंटरैक्ट नहीं करेगा। अब जब इंटरैक्ट नहीं कर रहा है तो वो कम्युनिकेट भी नहीं करेगा, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अलग थलग रहना उसे पसंद होता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम यहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ मेनली जो है वो सोशल इंटरैक्शन नहीं होता है और कम्युनिकेशन नहीं होता है। ओके, अब हम देखते हैं, अब चूंकि इसी से रिलेटेड है, PWD एक्ट के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती है, तो कभी कभी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि प्रीवियस सीटेट में ही पूछा गया था RPDW एक्ट 2016। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो RPDW का फुल फॉर्म है द राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। बेसिकली पहले PWD एक्ट था, जिसको रिप्लेस करके RPDW एक्ट आया 2016 में। पहले जो एक्ट था दैट वाज PWD एक्ट, जो कि 1995 में आया था, और इसके तहत सिर्फ 7 प्रकार की डिसेबिलिटी की बात की गई थी, 7 डिसेबिलिटी की बात की गई थी। जबकि RPDW एक्ट जो कि 2016 में आया, उसमें 21 डिसेबिलिटीज की बात की गई है। 14 और डिसेबिलिटीज जो है वो एड ऑन हो गए, और इसे लागू जो किया गया, इन्फोर्स किया गया, वो 15 जून 2017 से किया गया। इसमें मेनली जो है जैसे पहले विकलांग वर्ड यूज किया जाता था, उसकी जगह दिव्यांग वर्ड यूज किया गया है। और यहाँ जो है जो बच्चे, जो चाइल्ड RPDW एक्ट के तहत आते हैं, जिनकी डिसेबिलिटी जो है वो 40% से ज़्यादा है, तो उनको प्रोविज़न दिया गया है कि मतलब उनको इसमें जॉब में और भी कई सारी जगह है ना रिजर्वेशन भी दी जाती है। और साथ में यहाँ बात की गई है कि स्कूल में क्या करना है, अगर आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो वहाँ जो है बच्चे जो होंगे ऐसे बच्चे भी नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, इस एक्ट के तहत बताया गया है कि आपको जो टीचिंग मटेरियल्स है, जो टीचिंग मेथड्स है, उसमें भी एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत है, उसमें भी मॉडिफिकेशंस लाने की ज़रूरत है इन बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, सो डैट कि ये चाइल्ड भी नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाई कर सके। और साथ ही ये भी बात की गई है कि ये डिसेबिलिटी कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ ही रहेगी। अगर कोई और डिसेबिलिटीज़ भी मतलब अगर वो फाइंड आउट कर पाते हैं तो उसे भी एड ऑन किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम और क्षमताएं, जिसे कि आपने देखा।
और ये जो अधिगम अक्षमताएं हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है, आप ऐसा कह सकते हो। बाकी आने को कुछ भी आ सकता है, बट ये जो है वो मेनली हर बार टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनता है, तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।